सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग हिंदी टिप्पण का 2025 के बारे में देखते हैं। सभी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप 2025 का कोई वीडियो नहीं बनाए हैं, तो मैं 2025 के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं पिछले साल जो अक्टूबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट इसके पहले वाला हिंदी टिप्पण, वो क्वेश्चन मैं नहीं कराया था। तो चलिए, आज जो है हिंदी टिप्पण का क्लास 7 है, यानी कि 7वां वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हिंदी टिप्पण का जो अक्टूबर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। एक बात आपको बता दें कि हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा जो होती है इसमें चार चीज पूछा जाता है। पहला होता है टिप्पण यानी कि नोटिंग। ठीक है। प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग। संक्षेपण यानी कि आपका ब्रीफिंग। और वाक्य शुद्धि यानी कि सेंटेंस को करेक्ट करना, हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा उसको करेक्ट करना रहेगा। टिप्पण आपका 30 नंबर का पूछेगा। प्रारूपण आपका 30 नंबर का पूछेगा। संक्षेपण 25 नंबर का पूछेगा और वाक्य शुद्धि 15 नंबर का पूछेगा। याद रखिए, संक्षेपण की जगह एक और आपका ऑप्शन में रहता है अथवा करके, वो रहता है इंग्लिश टू हिंदी। आपका इंग्लिश में सेंटेंस दिया रहेगा, उसको हिंदी में मतलब उसको लिखना है, अनुवाद करके लिखना है। तो जनरली आदमी उसको नहीं बनाता है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो उसको भी बना सकते हैं। तो एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें सारा इंग्लिश वाला जो है, जितना भी इंग्लिश से हिंदी है उस सब को मैं करवा दूंगा एक वीडियो में। अगर जो लोग वो देना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, उसमें ज्यादा नंबर देता है। ठीक है। चलिए, अब टोटल आपका हो गया 100 नंबर और पास आपको सिर्फ 40 नंबर करना है अराजपत्रित के लिए। यानी कि जो लोग अराजपत्रित का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स केवल 40 नंबर है। एकदम आसान है 40 नंबर लाना। परीक्षा की तिथि जो है 27 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है। हमेशा परीक्षा रविवार के दिन ही होता है और उसका टाइम 2 घंटे का होता है। 11 बजे से लेकर 13 बजे तक, यानी कि दोपहर के 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा। तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वाक्य को शुद्ध करने वाला। ठीक है, जो कि 15 नंबर का रहेगा। देखिए, आपके पास टोटल 8 ऑप्शन है। ठीक है। इस 8 में से केवल 5 बनाना है आपको। इस 8 में से आपको केवल 5 बनाना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये बोल रहा है भाषा का रूप दिन पर दिन बिगड़ रहा है। यहाँ पर देखिए गलती क्या है, दिन पर दिन नहीं होगा, दिन पर दिन आपका गलती है। दिन पर दिन की जगह क्या होगा, दिन प्रतिदिन। क्या होगा, दिन प्रतिदिन। इसको सुधार लीजिएगा, दिन प्रतिदिन। ठीक है। चलिए अगला आते हैं। दूसरा वाला जो है, रेल दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु होने की आशा है। कोई आशा करता है कि 100 लोगों का मृत्यु होगा? यहीं पर गलती है। आशा की जगह आशंका होगा। ठीक है, क्या होगा, आशंका। आशंका यानी कि रेल दुर्घटना में 100 लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वे लोग वे लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, वे लोग परस्पर एक दूसरे का, जब परस्पर वर्ड लगा ही दिया तो एक दूसरे का क्यों लगाएगा? दोनों तो नहीं होना चाहिए ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यहाँ समझिए क्या होगा आपका, यहाँ पर या तो आप परस्पर लगाइए, ठीक है, या तो एक दूसरे का लगाइए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों ये सुपरफ्लुअस है। ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है, वे लोग परस्पर सहयोग करते हैं। ठीक है, या फिर वे लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये परस्पर और एक दूसरे का दोनों वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा इसको। अगला, मैं अगले वर्ष हैदराबाद गया था। भाई अगला वर्ड, अगला तो यूज होता फ्यूचर टेंस में, भविष्यत काल में। यहाँ पर पिछला यूज होगा, क्योंकि पिछले साल आदमी हैदराबाद गया था लगा हुआ, यानी कि भूतकाल है। ठीक है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का बात करेंगे तो अगला वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ अगला की जगह क्या यूज होगा, पिछला। यानी कि मैं पिछले वर्ष हैदराबाद गया था। यहाँ देखिए गलती कैसा है। अगला देखिए, आगे देखते हैं। उन्होंने दुकान से पुस्तकें आदि खरीदी। आदि वर्ड सुपरफ्लुअस है, क्यों यूज? या तो यहाँ पर यह हो सकता है, उन्होंने दुकान से पुस्तकें और अन्य सामानें खरीदी। पुस्तकें के बाद और अन्य सामान खरीदे, अन्य सामान खरीदे, ये हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, उन्होंने दुकान से पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं खरीदी, अन्य वस्तुएं खरीदी, खरीदी। यहाँ आदि वर्ड लगा नहीं होना चाहिए, आदि वर्ड नहीं लगाना चाहिए। आदि वर्ड लगता है जब दो पुस्तकें, ठीक है, उसके बाद कॉपी आदि खरीदी। जब दो वर्ड लग जाएगा तब आदि, एक वर्ड के साथ आदि नहीं लगेगा। ठीक है। तो पुस्तकें और अन्य, तब और लगना चाहिए अगर कुछ और देना है आपको तो। अगला क्या है, विधान
सब परिषद में प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता, स्वीकृत होता है, स्वीकृत। विधानसभा में प्रस्ताव क्या हुआ? स्वीकृत हुआ, स्वीकृत हुआ। अगला देखिए, अगला, वह रोगी बीमार है। भाई रोगी तो बीमार ही होता है, दोनों वर्ड लगाने की क्या जरूरत है? रोगी का अर्थ होता है बीमार व्यक्ति, रोगी का अर्थ होता है बीमार व्यक्ति, यानी कि रोगी वर्ड यहाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, या तो आप लिखिए वह रोगी है, या तो लिखिए वह बीमार है। वह बीमार है ज्यादा सही लग रहा है हमको, वह बीमार है, रोगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोगी का मतलब क्या होता है? रोगी का अर्थ ही होता है आपका बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। ठीक है, अगला आगे आते हैं। यह मेरा प्रतिदिन का दैनिक कार्यक्रम है। यार प्रतिदिन आप लगा ही रहे हैं, फिर दैनिक क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या दोनों यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या यूज होगा? यह मेरा दैनिक कार्यक्रम है, दैनिक कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। ठीक है, यानी कि यह आपका दैनिक कार्यक्रम, डेली का कार्यक्रम। अब ये काम रेगुलर करते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह मेरा प्रतिदिन का कार्यक्रम, प्रतिदिन का कार्यक्रम। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यह मेरा प्रतिदिन का कार्यक्रम। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईरड़। ईरड़ में आपको सिर्फ 5 बनाना है। देखिए, इसमें से 8 को में से सिर्फ 5 बनाना है, कितना आसान है। 15 नंबर आपका ऐसे ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में आसन्न बाढ़। अब देखिए क्वेश्चन, ये बाढ़ का हम आपको पहले भी करवा चुके हैं, पहले भी आपको करवा चुके हैं। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए भोजन, आवासन और चिकित्सीय सुविधा प्रदान करें। तो इसको भी खाली एक लाइन चेंज की है, बाकी सब पुराना वाला जोड़े हुए हैं। क्या है? राज्य में आसन्न बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए लेटर कौन लिख रहे हैं? मुख्य सचिव। किसको लिख रहे हैं? सभी जिला पदाधिकारी को। ठीक है, जिसमें बाढ़ निरोधक कार्रवाई, बाढ़ से बचने के लिए आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? बाढ़ के कारण विस्थापित होने वाले नागरिकों को भोजन, आवासन तथा चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाइएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, जो हम लोग ये देखे हुए हैं, बिहार सरकार और आपदा वाला रिलेटेड है तो आपदा प्रबंधन विभाग होगा यहाँ पर। ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पत्रांक और देख लेते हैं। पत्रांक देंगे, प्रेशर देंगे, प्रेषक देंगे, सेवा में देंगे। ठीक है, पत्रांक में आपका 1/अपरा बाढ़। देखिए चूंकि आपदा में बहुत चीज होता है, बाढ़, भूकंप, जो भी आपका एग्जाम में पूछा है, यहाँ पर बाढ़ पूछा है तो आपदा प्रबंधन। ठीक है, शॉर्टकट में आपरा लिखे हैं और यहाँ पर बाढ़ लिख दिया। ठीक है, और 2/1/2025, 2/1/2025 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हम जो सबसे आसान तरीका क्या है, इसको 2/1/25, अगर 2026 में एग्जाम होगा तो 2/1/2026, 27 में एग्जाम होगा इसको 27, बस यही कर दीजिए और कुछ नहीं। जब एग्जाम होगा वो उस साल का ईयर यहाँ पे लास्ट में डाल दीजिए, बाकी इसको आप रट लीजिए। हर एग्जाम में आपको यही लिखना है। यहाँ पर एक नंबर भी होता है, यहाँ पर एक नंबर आपका, जब वो लेटर इशू होगा ना तो वहां पर एक नंबर चढ़ाता है, एलडीसी या फिर इशू करने वाला जो भी रहता है। और यहाँ पर डेट, डेट में आप एग्जाम का ही डेट दे दीजिएगा, 27/4/2025, एग्जाम का ही डेट दे दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर। आगे, प्रेषक। प्रेषक कौन लिख रहे हैं? तो मुख्य सचिव की ओर से लेटर लिखा जा रहा है। मुख्य सचिव का नाम तो आप लिख नहीं सकते हैं, वो बड़े आपसे सीनियर पदाधिकारी है, तो यहाँ छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर मुख्य सचिव लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी जिला पदाधिकारी बिहार। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉमा देना मत भूलिएगा, हमारे लिए नाम भी रहता तो यहाँ कॉमा रहेगा, यहाँ पर कॉमा रहेगा। ठीक है, आगे, अब विषय, विषय जो था, राज्य में आसन्न बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़ निरोधक कार्रवाई करने, यानी कि बाढ़ से बचने के लिए, निरोधक कार्रवाई करने के लिए, और बाढ़ में विस्थापित जो लोग हुआ है नागरिक, उसका भोजन और आवास का सुविधा और चिकित्सा सुविधा करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए हम लोग को करना है। चलिए आगे, महाशय लिख देना है, उसके बाद जो भी आपने विषय लिखा उसमें महाशय लिख देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर क्या हम लोग कदम उठा सकते हैं वो लिखना है। तो लिखना है क्या, इस बार संपूर्ण बिहार में हो रही असामान्य वर्षा, जो वर्षा हो रहा है असामान्य, उसके कारण राज्य के कई इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है। कई जगह पर बाढ़ आने की आशंका है, जो नदी से रिलेटेड एरिया होता है, जैसे कि कोसी नदी है बिहार में। ठीक है, तो कोसी नदी के आसपास में जो भी एरिया होगा वहां बाढ़ आने का संभावना है, तो वहां पर ये चीज होगा। उसके बाद देखिए, इस संभावना को देखते हुए यह आवश्यक है कि आप अपने अपने जिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सब जिला पदाधिकारी को बोल रहा है कि आप अपने अपने जिला में आवश्यक कदम उठाएं। तो क्या कदम उठाएं वो अब आगे बोलेगा। बाढ़ की जोखिम को कम करने के लिए निम्न निर्देश दिए जाते हैं, निम्न निर्देश दिए जाते हैं। आदेश से छोटा वर्ड है निर्देश। ठीक है, आगे आते हैं। पहला, अपने जिले में
स्थित सभी जल निकासी प्रणाली को अच्छी तरह से, मतलब जितना भी जल निकासी प्रणाली है वो अच्छी तरह से काम कर रही है अथवा नहीं, या सुनिश्चित कर ले, ये आपको सुनिश्चित करना काम है। ठीक है, आपके जिला में संबंधित जितना भी है। अब देखिए आपके जिला में नाला होगा, पानी तो वहीं से निकलेगा ना, पानी नहीं निकलेगा तभी बाढ़ होगा। बाढ़ को रोकने का एक ही तरीका है, पानी को आपके पास जमा नहीं होना चाहिए कहीं भी, तो आपके पास जल निकासी प्रणाली जो है वो एकदम बेहतरीन होना चाहिए। तो आप दिखवा लीजिए, नाली वाली जितना भी है सब चीज सही होना चाहिए। आगे, सभी लेव, जितना भी लेव होना चाहिए, तटबंध होना चाहिए, बांध वगैरह, उसकी स्थिति का निरंतर जायजा लेते रहना चाहिए, ताकि समय आने पर पानी के दबाव का सामना कर सके। यानी कि अगर मान लीजिए आपका पुल वगैरह सब जो है, तटबंध जो है वो कमजोर है, तो बाढ़ आएगा तो टूट जाएगा, वो उसका दबाव, पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखिए कहीं दरार आ रहा है, कहीं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो उसको ठीक करवा लीजिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता जो होते हैं उनसे मिलिए, और उनसे मिलकर नहर के पानी की स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहिए। समय समय पर जानकारी लीजिए कि अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या कंडीशन है, पानी बढ़ा कि नहीं, कितना बढ़ा, पानी का लेवल कितना हुआ। पानी का लेवल फिक्स होता है, इस एक निश्चित लेवल से ज्यादा होने पर गेट को खोल दिया जाता है कि भाई गेट खोल देना, नहीं तो फाटक टूट जाएगा हमारा। और जानकारी लेते रहना ताकि पानी की असामान्य स्थिति होने पर नहरों या बांधों की मरम्मति तुरंत की जा सके। आगे, वर्षा मापक यंत्र, कि पानी पड़ने वाला है कि नहीं वो बता देगा। वर्षा मापक यंत्र की मरम्मति कर उन्हें चालू हालत में रखा जाए, एवं संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और संकटग्रस्त व्यक्तियों समूहों की पहचान की जा सके। जहां पर वर्षा होता है, वर्षा मापक यंत्र बता देगा कि यहाँ कितना वर्षा होने का संभावना है, और उस एरिया को आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि वहां पर आपको पहले ही आपको प्रिकॉशन लेना है। आगे, पुल पुलियों की मरम्मति करवा ले। पुल पुलिया टूट जाएगा तो भाई बाढ़ तो ऐसे ही आ जाएगा। पुल पुलिया आपको रोकता है, बाढ़ बचाता है बाढ़ से। गोताखोर को प्रशिक्षण दीजिए, अगर कोई डूब रहा है तो उसको बचाएगा ना, और ये बाढ़ में जो लोग डूब रहे हैं उसको ससमय बचाया जा सके। ठीक है, गोताखोर के पास भी सारा फैसिलिटी उपलब्ध होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, बहुत सारा चीज होता है, तो वो सारा चीज आप उपलब्ध करवाइए। आगे, जो लोग विस्थापित हो रहे, देखिए अब क्वेश्चन में आ गए, ये एक्स्ट्रा चीज जोड़ा था, विस्थापित हो रहे हो नागरिक के लिए, तो ये चीज हम एक्स्ट्रा जोड़े हैं, ये पॉइंट। बाकी सबसे में पहले जैसा। ठीक है, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए आवश्यक खाद्य सामग्री, खाने वाला सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए, इकट्ठा कर ले, तथा ऊंचे स्थान पर, जो सबसे ऊंचा वाला जगह जहां बाढ़ का पानी पहुंच भी नहीं सकता वहां जाइए, अथवा कोई शरण स्थल बनाया जाता है, शरण स्थल बना दीजिए कि जब भी बाढ़ आएगा तो आप इस शरण स्थल में आके रुकिएगा। ठीक है, सभी तरह की तैयारियां पहले से ही कर लें। शरण स्थल पर आपको खाना का व्यवस्था रखिए, है ना, एक सामुदायिक भवन रखिए जहाँ पर खाना का व्यवस्था हो, चूल्हा का व्यवस्था हो, लोग खाना खा सकें, मेडिकल फैसिलिटी हो। देखिए इसके अलावा अधिक उपयोग में लाई जाने वाली मानव दवा, ठीक है, प्राथमिक उपचार, ठीक है, आपको फर्स्ट एड होना चाहिए, किसी को हाथ कट गया, पैर कट गया, बाढ़ में डूबने से बच रहा है, ठीक है, मेडिकल कैंप होना चाहिए, मेडिकल टीम होना चाहिए जो बीपी वीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह का जांच कर सके। बाढ़ में बहुत सारा बीमारी भी लाता है वो, बाढ़ अपने साथ बहुत बीमारी लाता है, रोग लाता है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब लाता है ना, तो उस सब से बचने के लिए भी आपको मेडिकल टीम चाहिए, मेडिकल कैंप चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आप आदमी को ही नहीं बचाइएगा, पशु को भी बचाइएगा। पशु चारा, पशु दवा, पशुधन को सही स्थानों पर ससमय पहुंचाने में मदद करें। और शुद्ध पेयजल, देखिए बाढ़ के समय पीने का पानी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना डीएम का काम है। ठीक है, इसलिए डीएम को लेटर लिखा जा रहा है, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था कराना ही इसका काम। अब देखिए बाढ़ के समय चापाकल भी आप चलाइएगा ना, तो पीला पानी निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। बाढ़ के समय सारा पानी गंदा हो जाता है, वो कचरा, मान लीजिए जो नाली है, नाली से भी पानी बह के जा रहा है, तो वो लेटरिन वेटरिन जितना भी कचरा होता है वो सारा चीज को बहा के ले जाता है, वो आदमी पी नहीं सकता है। शुद्ध पेयजल का व्यवस्था कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसी में आपको हैजा होने का संभावना होता है, टाइफाइड होने का संभावना होता है। आगे, जोखिम के क्षेत्रों को पहचानिए जहां पर जोखिम हो सकता है, उन्हें बचाने के लिए स्थानीय समुदाय के लोगों को, जो वहां के आसपास के लोग हैं उनको, उनसे संपर्क करिए। स्थानीय नेता से कांटेक्ट बना के रखिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप हमको बताइए, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको बताइएगा। खुले जगहों पर बिजली के तारों से दूर रहें। क्या होता है कभी कभी जब भी बाढ़ आएगा तो मिट्टी को वो सॉफ्ट कर देता है, तो जो पोल वगैरह जिस मिट्टी से जुड़ा हो रहता है, जो मिट्टी उसको पकड़ा हो रहता है वो लूज हो जाता है, पोल वोल गिर जाता है। पोल गिरता है, मान लीजिए 11,000 वोल्ट का तार गिर जाए, या फिर 440 वोल्ट वाला तार गिर जाए, और वहां पर कोई आसपास में आदमी जाएगा तो उसको करंट लग जाएगा, करंट लगने से मौत हो जाएगा। तो बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए, और आम लोगों को इस बात से जागरूक कीजिए कि भाई बिजली के खंभों वगैरह से दूर रहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सुझाव। अब आप सभी से आशा है, मतलब सब डीएम लोग से आशा है कि उपर्युक्त अंकित
सभी सुझाव के बिंदुओं को आप अपने अपने जिलों में अच्छे तरीके से लागू करेंगे। इतना करने के बाद आप लिखिए विश्वास भाजन और एक साइन, ऐसे जो भी मन करता है ऐसे करके साइन मार दीजिए, एग्जाम का डेट लिख दीजिए। और ये साइन किसका है? मुख्य सचिव बिहार का है। जो लेटर लिख रहे हैं मुख्य सचिव, उसका साइन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप दें। एक आत्मभारित टिप्पणी का प्रारूप देना है जिसमें सात निश्चय योजना 1 जो आया था उसके तहत वर्षा जल संचयन की महत्ता, उसका क्या महत्व है उसके बारे में उल्लेख करना है। तो ये आपका क्या हो गया? नोटिंग। ठीक है, टिप्पणी, टिप्पणी लिखना आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिख देना ग्रामीण कार्य विभाग। हम अपना विभाग का नाम लिखे हैं, आप अपना विभाग का नाम लिखिएगा। पर्यटन विभाग है या फिर आपदा प्रबंधन विभाग है, वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है। पुलिस लोग है वो गृह विभाग लिखिएगा। ठीक है, गृह विभाग। अब गृह विभाग में कौन शाखा है? आरक्षी शाखा है कि विशेष शाखा है, वो अपना शाखा लिख दीजिएगा। ठीक है, बिहार पटना। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा संचिका संख्या। जैसे मेरा अभियंता प्रमुख के थ्रू जाता है ग्रामीण कार्य विभाग में, शिक्षा विभाग में हो सकता है कुछ अलग से जाता हो। ठीक है, तो शिक्षा विभाग CV कर दीजिएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए कि सामान्य प्रशासन विभाग है तो सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, गृह विभाग है तो वी गृह वी कर दीजिएगा, गृह विभाग। यहाँ पर इस जगह पर वो कर दीजिएगा जिसका जो विभाग है। तो शिक्षा विभाग है, क्या कर दीजिएगा? CV यानी कि शिक्षा विभाग। ठीक है, अगर मान लीजिए सहकारिता विभाग है तो सहकारिता विभाग ऐसे कर दीजिएगा शॉर्टकट में। ठीक है, और उसका क्या कीजिएगा? 1/25/2025। ठीक है, यानी कि अगर 24 था तो इसको 24/2024 लिख देते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, आप इसको 1 कर दीजिए, 1/2025 ये भी कर सकते हैं। इसको ऐसा कर दीजिए, इसको 1/2025 कर दीजिए, 1/2025 ये भी सही है। और आपका संचिका संख्या आपको नहीं पता है कि क्या होगा, वो आप रैंडमली कुछ भी लिख दीजिए। और यही याद रख लीजिए, सब जगह संचिका संख्या आपको यही लिखना है और वही संचिका संख्या आपको एग्जाम में भी लिखना है। आगे अब विषय लिख दीजिए। विषय क्या था? 7 निश्चय योजना 1 के तहत वर्षा जल संचय की महत्ता से संबंधित सुझाव के संबंध में क्या महत्व है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में सुझाव दे रहे हैं। तो वो आप अवलोकन कीजिए। तो कृपया अवलोकन किया जाए, कृपया अवलोकन किया जाए। ठीक है, ये लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप वर्षा जल संचय के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देना है। पहला वाला पार्ट में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि जल संचयन प्रणाली है क्या? ये क्या है? एक ऐसी तकनीक है या संरचना है। संरचना यानी कि मेथड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। आप छत पर पाइप वगैरह लगाते हैं, एक हौज बनाते हैं, तब ना वर्षा का जल संचय होता है। तो वो एक संरचना है, तकनीक है। ठीक है, जिसमें वर्षा का जल या फिर सतही अपवाह, कभी कभी पानी देखिएगा ऊंचे जगह से बह के आता है। ठीक है, तो वो सतही अपवाह होता है। ठीक है, या जल के अन्य स्रोतों, जल का कोई भी दूसरा स्रोत हो। ठीक है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, अलग अलग कामों के लिए बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? या तो आपको घरेलू उपयोग करना है, या मतलब वर्षा का पानी का अगर आप संचय कर लिए तो हो सकता है उसको घर में यूज करें, पीने में यूज कर सकते हैं, बर्तन धोने में यूज कर सकते हैं पानी बचा के। तो घरेलू उपयोग में उसको यूज कर सकते हैं, कृषि में यूज कर सकते हैं। कृषि में कैसे यूज करेगा? सिंचाई, देखते होंगे तालाब से सिंचाई करते हैं। तो तालाब क्यों बनाया जाता है? वर्षा जल का संचय करने के लिए ही बनाया जाता है। तो सिंचाई करने में आप उसका यूज कर सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप देखिए तालाब का पानी या नदी का पानी बह के चल जाता है समुद्र में, और समुद्र का पानी यूजफुल नहीं है क्योंकि वो खारा होता है, उसको आप पी नहीं सकते हैं। तो समुद्र में ना जाए, उससे अच्छा जमीन के अंदर चला जाए। भूजल जमीन के अंदर चला जाए, वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? भूजल पुनर्भरण। अभी क्या होता है, आदमी चापाकल बना लेता है। चापाकल तो जमीन से पानी निकालता है। ठीक है, यानी कि जमीन में अगर पानी आपको यहाँ पर मिला है तो पानी का लेवल फिर नीचे हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको 100 फीट पे मिला है तो हो सकता है आगे 120 फीट पे मिले, यानी कि पानी का लेवल हमेशा नीचे जा रहा है। तो आपको पानी का लेवल नीचे जाने का मतलब जमीन से का पानी खत्म भी हो सकता है एक समय में। ठीक है, इसीलिए भूजल पुनर्भरण यानी कि वर्षा का पानी को बचा के जमीन में ही भेज देंगे तो जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है वो नीचे नहीं जाएगा, वो फिर से स्थापित हो जाएगा। यानी कि भूजल पुनर्भरण हेतु हेतु संग्रहित करते हैं, वर्षा के जल को संग्रहित करने और उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है यही संचयन प्रणाली को। अब समझ में आ गया होगा कि जल संचयन प्रणाली क्या है। आपको बहुत सारा काम है जिसके लिए आप पानी को बचाते हैं, जैसे घरेलू उपयोग के लिए बचाते हैं, कृषि के लिए बचाते हैं, और जमीन का वाटर लेवल जो है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। अगला, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 1 के तहत सरकार जो है वर्षा जल का संरक्षण व संचयन करने के लिए तालाब, पाइन, कुआं आदि का सर्वे कराकर उसकी उड़ाही कर रही है। ठीक है, उसका तालाब, पाइन, कुआं, इस सब का सर्वे करवा रहा है। कितना तालाब अभी ठीक है, कितना तालाब खराब है। अभी देखिए होता क्या है, यहाँ पर तालाब क्या है, यहाँ पर आपका तालाब है। ठीक है,
इसके चारों ओर घर है, ये मान लीजिए घर है, एक मकान, दो मकान, तीन मकान, चार मकान। अब मान लीजिए इस आदमी को मकान बढ़ाना है, तो क्या करेगा, तालाबे का एरिया छेक लेगा, तालाब में मिट्टी भरवा देगा, तो तालाब कम हो गया, ये भी अपना मिट्टी भरवा देगा, ये भी अपना मिट्टी भरवा देगा, ये भी अपना मिट्टी भरवा देगा, तो तालाब का जो एरिया था वो कम ना हो गया। तब तालाब का एरिया कम कर देगा तो वही वर्षा का जल स्टोर कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा, और सब क्या करेगा, अपना घर से कचरा उस तालाब में फेंकेगा, है ना। इसीलिए ये सरकार क्या कर रहा है, तालाब, पाइन, कुआं, इस सबको सर्वे करवा रहा है कि कौन कौन सा तालाब सही है, खराब है, या नया तालाब बनाने की जरूरत है, वो सरकार देख रहा है। ये क्या करता है, वर्षा जल के संचय के लिए सरकारी भवनों की छत पर, जो सरकारी ऑफिस होता है उसका छत पर क्या करेगा, जितना भी वर्षा का पानी गिरेगा, गिरने वाले वर्षा के पानी को संचय किया जा रहा है। ठीक है, मतलब सरकारी सरकारी बिल्डिंग है, उसके छत पर देखिए, इसका दो तरीका है। ये जो छत है, छत पे ही हम लोग एगो बना दे टंकी, हौज जैसा, वहीं पे स्टोर कर ले, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सरकारी बिल्डिंग है वहां पर पानी जो गिरता है उसको एक पाइप के थ्रू जमीन में ले जाए। जमीन में दो तरीका है, या तो एगो हौज बना दे, या तो सोख्ता बना दे। ठीक है, हौज क्या करता है, हौज जो है वो क्या करता है कि आपका पानी स्टोर करेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आप ले लीजिएगा। और सोख्ता क्या करेगा, सोख्ता का पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, जो भूजल स्तर को मेंटेन करेगा। यानी कि या तो आप हौज बना सकते हैं अपना यूज के लिए, या तो आप सोख्ता बना सकते हैं जमीन के लेवल को, पानी का लेवल को ठीक करने के लिए। अब ये क्या, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सरकारी भवनों की छत पर गिरने वाले वर्षा के पानी को संचय किया जा रहा है। इसके लिए भवनों की छत के पानी को या तो छत पर ही हौज बनाकर संचय किया जा रहा है, बताए तो छत पर ही हौज बना दीजिए, या फिर पानी को जमीन तक लाने के लिए पाइप लगाकर पाइप को किसी हौज या फिर सोख्ता से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ठीक है, आम जनों से भी निजी भवनों की छत पर इस तरह के संयंत्र लगाने की अपील की जा रही है। ये तो सरकारी जमीन का था ना, अब नॉर्मल पीपल जो किसी का प्राइवेट छत है उसको ही बोलिए भाई आप भी अपना वर्षा का पानी बचाइए। हर आदमी अगर अपना अपना पानी बचा लेगा तो भाई उसको इमरजेंसी में पानी का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। इससे जल संचय कर सिंचाई, घरेलू उपयोग आदि में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही सोख्ता के माध्यम से, अगर सोख्ता को यूज करते हैं, जल संचय जो करते हैं सोख्ता के माध्यम से, उसमें क्या होगा, भूजल स्तर को नीचे जाने से रोका जा सकता है। तो वाटर का लेवल जो नीचे जा रहा है उससे जाने से रोका जा सकता है। आगे, जल संरक्षण व संचयन के लिए मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 1 के तहत सरकारी व निजी जमीन पर नए पोखर और तालाब निर्माण सहित पुराने पोखर व तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। ये हम सुझाव दे रहे हैं, लास्ट के लाइन में सुझाव। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में क्या किया जाना चाहिए, जो नया तालाब तो आप पोखर और तालाब तो बना ही रहे हैं, साथ ही जो पुराना पोखर और तालाब जो खराब हो चुका है उसको जीर्णोद्धार कर दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए, थोड़ा फुड़वा दीजिए बढ़िया से, जिसमें मिट्टी भर गया है, तालाब का गहराई कम हो गया है, मछली उछली डलवा दीजिए, है ना। एक उसका लाइफ, तालाब का लाइफ मछली से ही होता है। आगे देखिए, इसके अलावा चापाकल के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए चापाकल के समीप भी सोख्ता का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जहाँ देखिए चापाकल जहाँ लगा होता है, हैंडपंप, है ना, हैंडपंप लगा होता है, आप यहाँ से चला रहे हैं, यहाँ पानी निकल रहा है, वो पानी तो वेस्ट होता है, हो रहा है ना। अब क्या कीजिए, वो जो पानी जहाँ बह के जाता है वहां पर गड्ढा करके जमीन में एक सोख्ता बना दीजिए, वो पानी सोख के जमीन में चला जाएगा। वो सोख्ता क्या होगा, जमीन का वाटर का लेवल को बढ़ाएगा। तो ये एक तरीका है, आपको ये सुझाव दिए हैं। अब देखिए एक चीज और है, पोखर और तालाब का अगर हम लोग बात करते हैं, तो पोखर में या तालाब में अगर आपका भैंस नहाता है ना, भैंस वगैरह, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, तालाब है ना, ये तालाब, तालाब तालाब के अंदर जो बालू वगैरह होता है उसको कोड़ देता है। पानी जो है वो आपका हिलते डुलते रहता है, पानी अगर हिलते डुलते रहता है तो वो पानी को अच्छा अच्छा माना जाता है, साफ माना जाता है। वही देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई तालाब में भैंस वगैरह नहीं नहाता है और उस पानी में आप कुछ नहीं कर, साफ सफाई, अगर साफ सफाई करवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं करवा रहे हैं तो देखिएगा ऊपर में काई जम जाएगा पानी में, वो ज्यादा बीमारी फैलाएगा, ज्यादा बीमारी फैलाता है। वो भैंस वगैरह नहाता है तो मछली उछली का जो लार्वा होता है ना मलेरिया का, वो सब भी नहीं बनता है, क्योंकि वो इतना हिलाइए देगा ना कि उसको मछली जो उसमें अंडा देता है वो सब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक चीज, एक्वेरियम जो देखते होंगे, एक्वेरियम जो घर में जो आप शीशा वाला लगाते हैं मछली हो, उसमें भी देखिएगा पानी जो है बार बार चेंज होते रहता है, एक ही पानी नहीं रहता है। ठीक है, पानी चेंज होता रहता है। तो वो भी एक तरीका है आपको, मतलब ये हम बता रहे हैं आपको इसलिए कि मतलब जो पानी अगर साफ रखना है तो उसमें भैंस वगैरह नहाना गलत नहीं माना जाता। हाँ, वो पानी पी नहीं सकते हैं, लेकिन जलीय जीव के लिए वो अच्छा माना जाता है। आगे, लास्ट में आप अपना सुझाव देने के बाद लिख दीजिएगा अवलोकनार्थ प्रस्तुत, प्रस्तुत के बाद अपना पूर्ण विराम दे दीजिएगा। आगे, अब हस्ताक्षर कर दीजिएगा, यहाँ अपना नाम मत लिखिएगा,
क ख ग लिख दीजिएगा। 27/4 एग्जाम का डेट। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है तो ये लिखे हैं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपसे जस्ट एक सीनियर पदाधिकारी, तो हम लिख दिए प्रशाखा पदाधिकारी। आगे बात करते हैं अगला। अब हम लोग देखते हैं संक्षेपण। अगला क्या है? संक्षेपण। इसको संक्षेप करके लिखना है। तो देखिए, सृष्टि के सृजन काल से ही ध्वनि की अपनी एक पहचान और विशेषता रही है। प्रकृति के विभिन्न अंगों ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया, जैसे वर्षा ऋतु में बादलों का गर्जन, बादल फटना, आकाशीय बिजली, चमक, तेज हवा और पेड़ पौधों का बहना, नदियों का कलरव, सागर की लहरों की अटखेलियां, पहाड़ों के टूटने से जो आवाज आसपास के क्षेत्रों में गूंजती है, वह कभी कभी अपनी सीमा में कुछ पल के लिए कर्णप्रिय तो लगती है, लेकिन जब प्रकृति तथा क्रूर स्वरों से पूरे वातावरण को अपने दामन में समेट लेती है, तो वह असीमित विभीषिका का रौद्र रूप दिखने लगता है। यहाँ तक अब देखिए, यहाँ तक पहले संक्षेपण कर देते हैं। यहाँ तक ये क्या बोल रहा है कि जो भी आवाज प्रकृति में आता था, जैसे बिजली का कड़कना है ना, वो एक आवाज, उसी से ध्वनि का उत्पन्न, मतलब ध्वनि। जैसे नदी जब बहता है तो नदी नदी का अलग आवाज आता है, देखिएगा। पेड़ पौधा का बहने का, हवा का आवाज अलग होता है, बिजली कड़कता है उसका आवाज अलग होता है, बादल फटने का आवाज अलग होता है, ठीक है। वर्षा ऋतु, वर्षा पानी जो गिरता है उसका आवाज अलग होता है, ठीक है। सागर की लहरों का आवाज अलग होता है, पहाड़ जो टूटता है, पहाड़ जो टूट के नीचे गिरता है उसका आवाज अलग होता है, ठीक है। हर चीज का आवाज अलग होता है। तो वही आवाज से ध्वनि का आविष्कार हुआ, ठीक है। और उसके बाद ध्वनि तो कभी कभी आपको अच्छा लगता है देखने सुनने में, अच्छा लगता है, लेकिन वही डीजे कान के पास बजा दे तो वो क्या होगा आपको कभी कभी कर्णप्रिय तो कभी कभी लगता है, कान को आपको अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वो रौद्र रूप दिखाने लगता है। बम फोड़ दे आपके कान के सामने, क्या हाल होगा देखिए। तो इसी चीज को हम शॉर्टकट में यहाँ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इसका देखिए, सबसे पहले इसका एक शीर्षक देना रहता है, ठीक है। संक्षेपण का शीर्षक दे दीजिए। तो सबसे पहले शीर्षक इसमें क्या दे देंगे? ध्वनि का विकास, कैसे कैसे ध्वनि का विकास हुआ है और उसका महत्व क्या है, ये हम शीर्षक दे दिए। और उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं? सृष्टि के सृजन तथा प्रकृति के विभिन्न आवाजों, प्रकृति का जो भी आवाज है, जैसे बादल, आकाशीय बिजली, हवा, नदी, सागर, पहाड़, इस सब का जो आवाज है, आदि की आवाजों ने ध्वनि का आविष्कार किया। देखिए पूरा शॉर्टकट में लिख दिए। ध्वनि कभी कभी कर्णप्रिय होती है, तो कभी असीमित रौद्र रूप में क्रूर भी होती है, ठीक है। कभी कभी आपको क्रूर भी, खराब भी लग सकता है, कान के सामने बम फोड़ दिया तो खराब है। तो यानी कि इतना दूर में हम शॉर्टकट में लिख दिए पूरा उतना चीज को। एक्चुअली संक्षेपण होता क्या है? जितना भी आपका सेंटेंस ये दिया हुआ है, ये आपको पढ़ने के लिए, इसको आपको 1/3 में लिखना होता है, 1/3 में। यानी कि अगर 100 वर्ड है तो आपको 33 वर्ड में लिखना होगा। हम बोलते हैं आप 33 में मत लिखिए, 33 में लिखना बहुत मुश्किल होता है, आप 50 वर्ड में लिखिए ना, 1/2 में लिख दीजिए, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा नंबर दे देता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 1/3 लिखिए, ठीक है। 1/3 लिखना आइडियल माना जाता है, लेकिन उतना कोई विद्वान नहीं है, हिंदी का ज्ञाता नहीं है कि इसको शॉर्टकट करके 1/3 में लिख दे। चलिए आगे आते हैं। अगला, सभ्यता के विकास के दौर ने हमें यांत्रिक संसाधनों के क्रम में आवाज की एक विशिष्ट पहचान विधि क्षेत्र में दिलाई है, ठीक है। संगीत की विविध विविध विधाओं ने भी मानव जगत को स्वर लहरियों से परिचित कराते हुए विभिन्न किस्मों के स्वरों से साक्षात्कार कराया है। इसी दौर में लाउड स्पीकर का काल सबसे पहले सार्वजनिक समारोह के लिए किया जाता था। पहले कुछ भी फंक्शन होता था, लाउड स्पीकर का यूज किया जाता था। बचपन के में गांव के किसी भी कार्यक्रम में इसे बजते देखते समय में मन यह सहसा कल्पना कर बैठता था कि इस लाउड स्पीकर में आखिर कोई व्यक्ति कैसे प्रवेश कर गाना गा रहा है। मतलब पहले पता नहीं चलता लाउड स्पीकर में घुस के कोई कैसे गाना गा रहा है ना, इतना आदमी इनोसेंट होता था उसमें। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, ठीक है। ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीपी, ये सब का आविष्कार हुआ। इसके कालखंड के बाद श्वेत श्याम टेलीविजन, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मनोरंजन की दुनिया में अपनी आवाज की जादूगरी जाहिर की। फिर धीरे धीरे आपका मतलब रूप बदलने लगा। पहले तो आपको क्या बॉक्स बजता था, लाउड स्पीकर बजता था, फिर टीवी वगैरह आ गया, ठीक है। अब आज जो है रंगीन टीवी आ गया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, अब रंगीन टीवी आ गया। रंगीन टीवी के आधुनिक पारदर्शी स्क्रीन ने चलचित्र गृहों की चमक फीकी कर दी। यानी कि पहले जो चलता था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसको फीकी कर दिया, अब रंगीन टीवी आ गया। इन चीजों के आविष्कार ने जन मन में मनोरंजन के असंख्य आकर्षक व्यंजन परोस दिए हैं। यानी कि अब बहुत तरीका है आपको अपना मन बहलाने का, मनोरंजन करने का। टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, मतलब अब तो और भी ज्यादा हो गया ना, अब तो एलईडी स्क्रीन आ गया। ये उस समय का बात कर रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ से। यांत्रिक संसाधनों का विकास एवं संगीत संगीत की विविध विधाओं ने मानव जगत को ध्वनि की विभिन्न किस्मों से परिचय कराया।
है ना। अब उसके बाद देखिए लाउड स्पीकर आया सबसे पहले, फिर रेडियो आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर टेप रिकॉर्डर आया, वीसीआर आया, वीसीपी आया, और श्वेत टेलीविजन, ठीक है, ने ध्वनि के प्रति लोगों में रुचि दिलाई। उतना काहे लिखेंगे हम, मन में लड्डू फूटा, ऐसा लिखने को कोई जरूरत नहीं है। रुचि दिलाई, उसके बाद आपको लिख देना है चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए आज इनका स्थान रंगीन टीवी के आधुनिक पारदर्शी स्क्रीन ले लिया। ठीक है, अब इसका जगह कौन ले लिया, ब्लैक एंड व्हाइट का रंगीन टीवी। पहले विभिन्न ऋतुओं जैसे कि, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, पहले देखिएगा यहाँ पे कुछ और दे रहा है। चूंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, इसलिए कोई भी विधा अपने मुकाम पर ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया तो ज्यादा देर तक नहीं टिका, रंगीन टीवी आया आ गया, रंगीन टीवी आ गया, तब उसके बाद एलईडी स्क्रीन वाला टीवी आ गया। अब स्क्रीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टीवी आ रहा है, गूगल गूगल सब आ जा रहा है उसमें, है ना। यानी कि अब रिमोट, मतलब अब जो है टीवी में आप अपना मोबाइल को स्क्रीन प्ले कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, टीवी भी विकसित हो रहा है, इसीलिए कोई भी विधा जो है वो अपने मुकाम पर अधिक देर तक नहीं रुक पाती है, परिवर्तन जो है वो होना ही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान ने आज मनोरंजन के कई सामग्री विकसित कर दिए हैं। शादी विवाह, देखिए अब यहाँ पर शादी विवाह होता था पहले, कोई भी अनुष्ठान होता था, कोई भी प्रोग्राम, किसी का बर्थडे उड्डे हो गया, इस समय क्या होता था, पुरानी परंपराओं में संगीत स्वर की कभी मन भावना भूमिका हुआ करती थी। तो कोई भी कुछ भी होता था ना, गांव में शादी ब्याह होता था, तो आदमी क्या होता था, डेग डेक बाजा ये सब लाता था, बजाता था, लोग बहुत खुश होता था उस समय। और यहाँ तक कि मतलब विभिन्न ऋतुओं में, जैसे कोई ऋतु है वहां पे अलग अलग तरीका का गीत बजेगा। जैसे मान लीजिए चैत्र में आपको चैता चैता गीत बिहार में देखिएगा, चैत्र मास में चैता बजेगा, होली में आपको फगुआ गीत बजेगा, सावन भादो में कजरी ठुमरी बजेगा, किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसमें सोहर सोहर बजेगा, विवाह में आपको लोकगीत, बहुत सारा लोकगीत बजेगा, विवाह में विदाई वाला गीत बजेगा, है ना, हल्दी वाला गीत बजेगा। तब विवाह में अलग अलग तरह का गीत होता है। पूरा समाज आपस में बंधा हुआ दिखता था। जैसे शादी होता है गांव में, देखिएगा 50 आदमी का भीड़, 100 आदमी का भीड़ जुटा हुआ रहता था, तो लोग एक आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखिए प्रकृति प्रेमी कवि और साहित्यकारों ने संगीत को आत्मा से सीधा संबंध स्थापित होने का दावा किया है। देखिए कवि लोग क्या बोलता है, प्रकृति प्रेमी हो, कवि हो, साहित्यकार हो, ये सब क्या बोला है कि संगीत का संबंध आत्मा से है। लेकिन फिर बाद में ये लोग क्या बोलता है कि इसलिए उन्होंने संगीत सुनने की सीमा भी तय की है, यानी कि संगीत सुनने का सीमा फिक्स है। भाई आप दिन भर संगीत सुनते रहिएगा तो आप बोर हो जाइएगा, और आपका दिमाग फ्यूज हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने इसका सीमा तय किया है, भाई एक लिमिट में, कुछ भी हो लिमिट में। अति हर चीज का, अति सर्वत्र वर्जते, अति हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला है, इनके कथन है कि अधिक संगीत की लत से व्यक्ति भीरू हो सकता है, कमजोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कैसे, जैसे कि कोई अधिक व्यायाम कर ले, तो ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज कर लेता है, सदा लड़ने भिड़ने के लिए वो तलाशते रहता है। यानी कि अगर कोई बार बार जिम जा रहा है ना, देखिए खाली लड़ने का ऑप्शन ढूंढेगा कि यार कि कैसे इससे लड़ जाए, और एकदम हाथ एकदम ऐसे ऐसे छाती आगे करके हाथ पीछे करके चलेगा, है ना। तो वो आदमी का तरीका मतलब एक हो जाता है, आदमी भीरू और कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा संगीत सुनने लगा। देखिए इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखें, यहाँ से देखते हैं। पहले विभिन्न ऋतुओं जैसे कि चैत्र मास में चैता, होली में फगुआ, सावन भादो में कजरी ठुमरी, बच्चों के जन्म के समय सोहर, और विवाह में लोकगीत की बहुलता से पूरा समाज आपस में बंधा हुआ दिखता था। परंतु संगीत यदि सीमा में हो तो अच्छा है, अधिक संगीत की लत व्यक्ति को कमजोर और भीरू बनाता है। यही कारण है प्रकृति प्रेमी कवि और साहित्यकारों ने संगीत का संबंध आत्मा से बताया। देखिए हम थोड़ा सा अलग तरीका से लिख दिए इसी को, आपको लिखने का मतलब ही यही है कि आप इसको शॉर्ट में लिखें। देखिए हम 1/3 में तो नहीं लिखें, लेकिन 1/3 और 1/2 के बीच में लिखें, यानी कि 100 वर्ड का है तो 50 में नहीं, इसको लगभग 35 से 40 वर्ड में हम लिख दिए, 40 वर्ड में लिख दिए। तो ये है आपका, ये था आपका हिंदी टिप्पण का 7वां क्लास। आपको कैसा लगा मेरा क्लास, कैसा लगा मेरा वीडियो, जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।